नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिसमें मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के विधानसभा क्षेत्र नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोले जाने का निर्णय लिया गया। तो उसके साथ ही अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले 10% सरचार्ज को स्थगित कर दिया गया। तो वहीं वृद्धावस्था और विधवा पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 किया गया और मसूरी के सेवाए होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गई। तो इस साल की आखिरी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यहाँ पर इस बैठक में कुल 26 प्रस्ताव रखे गए थे। नरेंद्र नगर में लॉ कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। तो विधवा पेंशन और वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 कर दिया गया है। इसके साथ ही मसूरी सेवाए होटल में हेलीपैड बनाने की अनुमति दी गई। तब आपको सीधे देहरादून लेकर चलते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। यह वर्ष हमारी उत्तरोत्तर हर दिशा में प्रगति हो, हर दिशा में हम आगे बढ़े, हिंदुस्तान का हम श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए हम सभी लोग एक दिशा में चले, एक साथ चलें, अच्छे काम करें और जो भी काम हमको मिला है हम उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें, पूरी लगन से करें। उसके लिए हम पूरा परिश्रम करें। आज मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये बहुत दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि टैबलेट का वितरण करेंगे, टैबलेट का वितरण करेंगे। आज वो दिन आ गया और दिन भी आज वर्ष का पहला दिन है। आज मैं विद्यार्थियों के बीच में आया हूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा देश पूरी तरह से युवा देश है, जहां 65% से ज्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे के लोगों की है और 50% जो आबादी है हमारी वो 25 वर्ष से कम लोगों की है। तो निश्चित रूप से हम सब युवा लोग आने वाले जो भारत का जो निर्माण होना है, जिस निर्माण की हम बहुत पहले से कल्पना करते थे, उस क्षेत्र में, उस दिशा में हम आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से हम हर दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। आज आत्मनिर्भर भारत की बात हो, चाहे देश की सीमाओं की बात हो, चाहे गरीब और किसान की बात हो, हर क्षेत्र में आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मैं आज के अवसर पर आप सभी छात्र एवं छात्राओं से कहना चाहता हूं, देखिए हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है जो हमारे जीवन में या आप सबके जीवन में, किसी के भी जीवन में जो वापस लौट कर नहीं आने वाला है, वो है समय। आज जनवरी 2022 का पहला दिन, अभी 11:35 होने जा रहे हैं और ये दिन अब हमारे किसी के भी जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर सबसे बहुमूल्य, सबसे अमूल्य और जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो क्या है बच्चों, आप लोग बताइए। अब मैं आपके सामने यहां से बोल रहा हूं, ये हमारे सचिव साहब हैं, आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने ही बड़ा पढ़ा है। हमारे बगल में डॉक्टर बैठे हैं, वो डॉक्टर आर राजेश कुमार जी, ये भी आईएएस हैं। इन्होंने भी आप ही की तरफ पढ़ा होगा, मैंने भी आप ही की तरफ पढ़ा है। लेकिन अगर आज ये सोचें कि मैंने कुछ पढ़ना छोड़ दिया, मैंने कुछ कम पढ़ा है, या मैं ही सोच लूं कि मैं दोबारा से विद्यार्थी बनूं, क्या मैं बन सकता हूं या ये लोग बन सकते हैं? तो क्या हमारे जीवन में क्या लौट कर नहीं आएगा? कभी समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जो समय हमें इस समय पढ़ने का समय मिला है, सीखने का समय मिला है और खेलने का समय मिला है, इस समय का हमें पूरा जितना सदुपयोग हो सकता है पूरे मनोयोग के साथ करना चाहिए। कई बार होता क्या है, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो मैं भी सोचता था। कई बार हम आते हैं, हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं, रतन भाई तुम्हारे भी होता था ऐसा?
तो हम कक्षा रूम में बैठे होते हैं और हमारा मन कहां होता है बताइए। हम किताब के पन्ने पलट रहे होते हैं लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि मेरा वो दोस्त क्या कर रहा होगा, वो कौन सी पिक्चर देख रहा होगा, या कहीं घूमने गया होगा। ऐसे ही होता है ना। एक छोटी सी कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। सुनाऊं? एक छोटा सा बच्चा था जिसकी उम्र 6 साल थी। कितने साल थी? 6 साल का बच्चा। उसका मन जो है एक जगह पर स्थिर नहीं रहता था। जैसे मैंने अभी आप लोगों से बोला ना, उसी तरीके से वो कभी स्कूल में होता था तो उसका मन घर में होता था, घर में होता था तो उसका मन खेल के मैदान में होता था, खेल के मैदान में होता था तो उसका मन बाजार में घूमता रहता था। तो वो कहीं भी चला जाता था, वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रहता था किसी चीज से। मन कहीं होता था, उसका तन कहीं होता था। एक दिन वो खूब खेलते खेलते दिन में जब ऐसी धूप आ रही थी, जैसी धूप आज आई हुई है ना बाहर, सवेरे ठंडा होता है, शाम को ठंडा होता है, दिन में धूप आता है, तो क्या बड़ा अच्छा लगता है कि हम जो है धूप में बैठ जाएं, थोड़ी देर धूप सेकें। तो धूप सेकते सेकते वो क्या हो गया, वहां सो गया। और सोने के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सामने एक जिसके खूब सफेद से बाल, एक बुजुर्ग महिला उसके सामने आई। बोली, पीटर पीटर उठो, देखो मुझे, मैं क्या लाई हूं। वो लाई थी एक गोल सा डब्बा जिसके अंदर सुतली का धागा रखा हुआ था। गोल डब्बे के अंदर सुतली का धागा बाहर निकला हुआ। तो सुतली का धागा, उसने कहा तुम जो है जैसे ही इस धागे को खींचोगे, थोड़ा खींचोगे तो समय जो है 1-2 घंटे आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा तेज खींचोगे तो 10 घंटे 12 घंटे आगे बढ़ जाएगा। तो वहीं प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर के दिल्ली से आप विधायक प्रवीण देशमुख ने सीएम धामी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में खनन माफियाओं द्वारा अवैध खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। आए दिन अवैध खनन के कई मामले अखबारों और समाचारों चैनलों में रोज प्रकाशित होते हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उन्होंने कहा कि सुखरोद नदी जो हरिद्वार जिले में पड़ती है, वहां पर 5 फीट तक खनन वैध है, लेकिन माफियाओं द्वारा उस नदी को 150 फीट गहरा खोद दिया गया है। जिस तरीके से वहां पे मैं गया तो वहां पे कुछ लोग जो है जो अवैध खनन के कारोबारी हैं, जो माफिया हैं, उस दौरान वहां पे आए भी। वहां पे जब वहां पे हमारे कैमरा पर्सन और हम लोग जब वहां पे तफ्तीश के लिए गए, वहां पे देखा सारी चीजों को कि उनके माफिया के लोग आ गए जो ऑलरेडी इन पूरे प्रशासन से मिले हुए, और उस प्रशासन द्वारा जो है लगातार अवैध खनन को तो बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन जो उसका विरोध करता है उसके ऊपर वो हमलावर हो जाते हैं। तो उनके जो वहां पे माफिया थे, जो उसको सारे रैकेट को रन कर रहे थे, उसके कुछ प्रतिनिधि आके वहां पे झड़प भी हुई, उनने धक्का मुक्की भी करी, उसने उसका विरोध भी करना, उनने सवाल भी पूछा कि आखिर आप वीडियो क्यों बना रहे हो, और घबराए भी कि आखिर ये किस एजेंसी से, कहां से हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और हमारे सारे सिपाही जो है, एक एक कार्यकर्ता जो है हमारे फौलाद से बना हुआ है, वो चुप करने वाला नहीं है, और इस अन्याय के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे। जहां जहां इस तरीके की अवैध खनन हो रहा होगा, आम आदमी पार्टी, हर एक कार्यकर्ता, हर एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी का, हर एक नेता जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएगा और लाइव रेड करेगा। तो वहीं 31 की नाइट को हरिद्वार पुलिस ने गाइडलाइंस का पालन न करने वालों और हुड़दंगियों पर सख्ती दिखाई। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार और एसपी ट्रैफिक मनोज कात्याल ने रात 10 बजे के बाद सड़कों पर उतरकर नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से पूछताछ की। इसके साथ ही वहां पर बज रहे डीजे उनको भी बंद कराया। लोगों को 11 बजे से पहले घर जाने के निर्देश दिए। एसपी सिटी के निरीक्षण के दौरान डीजे बजा रहे होटल के मालिक और सड़कों पर बेतरतीब
खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे गए। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि कोविड संक्रमण के चलते 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। और नववर्ष के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। 10 बजे के बाद से डीजे और सारे भी साउंड सिस्टम को बंद कराया जा रहा है। जो चल रहे थे उनका चालान की कार्रवाई की जा रही है और जो गाड़ियां बेतरतीब लगी हुई हैं उनके भी चालान की कार्रवाई की जा रही है। और अभी 10 बजे से अनाउंसमेंट भी शुरू कर दिया गया कि आप लोग 10 बजे से नाइट कर्फ्यू 11 बजे से लागू होगा और उसका कड़ाई से पालन करें। उसके बाद जो भी व्यक्ति बाहर मिलेगा अननेसेसरी मूवमेंट करते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसका चालान की भी तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में नए साल का स्वागत धूमधाम के साथ किया गया। लोगों ने 12 बजते ही नए साल का स्वागत किया। नाच गाने के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया, एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दी। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर के प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक के नाइट कर्फ्यू की धज्जियां भी उड़ाई गई। इतना ही नहीं, होटल्स में रात्रि 12 बजे के बाद भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे। तो वहीं लोग आराम से बाजारों में घूमते भी नजर आए हैं। मसूरी के होटल्स में आयोजित एक्का नाइट भी देर रात तक कार्यक्रम वहां पर चलता रहा। तो वहीं पत्रकारों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस हरकत में आई और मसूरी के होटल्स में आयोजित हुए नाइट के कार्यक्रम को रोका गया। तो वहीं सरोवर नगरी में नए साल के जश्न में पर्यटक डीजे में जमकर थिरकते नजर आए हैं। नैनीताल के बड़े बड़े होटल्स में नए साल के जश्न का आयोजन किया गया। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां 12 बजे के करीब आने लगी वैसे वैसे ही डीजे की धुनों पर पर्यटकों का जोश बढ़ता गया। 12 बजे ही हैप्पी न्यू ईयर और आतिशबाजी की आवाजों से नैनीताल गूंज उठा। और वहीं कोरोना कर्फ्यू सार्वजनिक स्थलों पर 11 बजे प्रभावी हो गया, जिससे अधिकांश पर्यटकों को 12 बजे का जश्न सिर्फ अपने होटल्स के कमरों में ही मनाना पड़ा। लाइक बेस्ट टाइम है हमारा। हम कल से आए हुए हैं बट ये पार्टी हमारा बेस्ट टाइम है अभी तक। इससे पहले कैसा न्यू ईयर एंजॉय किया था, कहाँ किया था? लास्ट ईयर हमने आगरा में किया था, वो भी अच्छा था बट दिस टाइम बेस्ट है। तो नैनीताल घूमे, कैसा लगा? बहुत सुंदर है नैनीताल, नैनी लेक एंड एवरीथिंग बहुत सुंदर है। डांस कर रहे हैं और कैसे एंजॉय कर, हर तरह से एंजॉय कर रहे हैं हम। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। We never expected this type of atmosphere in Nainital, but we got one. Thank you for Manu Maharani and all of you. थैंक यू मनु महारानी। आज हमने मजे कर लिए, मतलब वेदर को पूरा एंजॉय कर लिया। आज का वेदर सबसे बेस्ट डे है आज का। मतलब पार्टी पूरा वाइब भी अलग है यहाँ की। तो अब खबर देहरादून से है, जहां पर बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा निकली। तो ऐसे में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी यात्रा। आज 11 बजे स्वागत कार्यक्रम किया जा रहा है। हरीश रावत गांधी मूर्ति के सामने बैठकर सामूहिक उपवास करेंगे। यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसे में हरीश रावत गांधी मूर्ति के सामने बैठकर उपवास करेंगे। यात्रा मसूरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना होगी। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा है मसूरी विधानसभा क्षेत्र के। तो ऐसे में अब खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण फैलता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। 3 दिनों से कोरोना के मामलों में काफी उछाल देखा जा रहा है। स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। अब ऐसे में क्या होगा, शासन और स्वास्थ्य महकमे का अगला कदम, ये जानने वाली बात रहेगी। स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ गई हैं क्योंकि लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और इसके साथ ही ओमिक्रॉन का संक्रमण भी फैलता जा रहा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं कर्नल अजय कोठियाल ने जनसभा को संबोधित किया। ऐसे में डूना ब्लॉक में कर्नल अजय कोठियाल का संबोधन रहा। सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ ऐतिहासिक पदयात्रा निकाली गई। अजय कोठियाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। प्रदेश की बर्बादी के लिए दोनों पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 21 साल से जनता को दोनों पार्टियों ने ठगने का काम किया है। 2013 में गंगोत्री यहाँ की जनता से बहुत प्यार मिला था। कई लाख युवाओं को अलग अलग जगह नौकरी भी देंगे। तो वहीं इसके साथ ही
उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं को ट्रेनिंग देकर सेना में भर्ती भी करवाया है। इसको लेकर के भी उन्होंने बात कही। गंगोत्री से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों स्थानीय लोगों के साथ ये ऐतिहासिक यात्रा निकाली गई। वहीं 5 राज्यों के चुनाव पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। इस संकट ने जहां एक तरफ आम आदमी को फिर से सतर्क रहने के लिए मजबूर कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस चुनाव को लेकर के भी सियासी गलियारों में अब तमाम बातें होने लगी हैं। चर्चा चुनाव को टालने या फिर चुनाव प्रचार को सीमित करने की भी होने लगी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है, तो दूसरी तरफ बड़ी पार्टियों को छोड़ दें तो छोटी पार्टियां वर्चुअल रैली की बात से डरी हुई हैं। याचिका में बीजेपी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के आयोजित रैलियों की तस्वीर दिखाई गई, जिसमें सामाजिक दूरियों के मानदंडों या फिर कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि निर्वाचन आयोग किस तरीके से आगे बढ़ेगा और क्या चुनाव ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समय से पूरा हो पाएगा। अब उसी पर नजर रहने वाली है 3 तारीख पर, क्योंकि इसी दिन हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होगी और शायद कुछ स्थिति भी उस दिन स्पष्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।